Hello friends, welcome to the Exams Made Simple. So we are back with the explained and editorial section discussion of Indian Express of 4th February. कल एक बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा था कि ये जो नोट्स आ रहे हैं इसको किस तरीके से कन्वर्ट करना है, और आप कई बार आप लोग पूछ चुके हैं कि PDF वगैरह मिलेगा या नहीं, तो हम आपको बता चुके हैं कि फॉर टाइम बीइंग वी आर नॉट प्रोवाइडिंग यू एनी PDF और नोट्स ऑफ इंडियन एक्सप्रेस. सो वी काइंडली रिकमेंड कि जो भी आपको पढ़ाया जाता है आप उसे नोट डाउन करते जाए. और बची बात कि कैसे नोट डाउन करना है तो मैं आपको ये पहले भी बता चुकी हूँ. आई विल टेल यू अगेन. व्हाट यू हैव टू डू इज कि आपको है ना जो भी टॉपिक्स मेजर हैं, एडिटोरियल में आप देखोगे कुछ चीज़ों के ऊपर बार बार इश्यूज उठते हैं, ठीक है, क्योंकि वो इम्पॉर्टेंट होते हैं. जैसे अभी हमने देखा कि बॉम्बे हाई कोर्ट का जो डिसीजन था उसके ऊपर आ रहा था बार बार. फिर फार्मर्स प्रोटेस्ट के ऊपर हमने देखा है कि बार बार आ रहा है. देन ऑन बजट, इकोनॉमिक सर्वे, इस तरीके की चीज़ें. बीच में हम देख रहे थे US कैपिटल जो स्टॉर्मिंग हुई थी वहाँ पे लेजिस्लेटिव हाउस की, उसके ऊपर आ रहे थे. तो आप क्या कीजिए कि सेपरेट, मैं आपको पहले भी ये तरीका बता चुकी हूँ, फिर से बता रही हूँ जो लोग नए हैं, आप सेपरेटली अपने पास में शीट्स बना लीजिए. पेपर्स आप उठाइए, A4 साइज शीट्स उठा सकते हैं, या फिर कॉपी में वैसे चाहें तो डिमार्केशंस कर सकते हैं, बट दैट डजंट हेल्प मच क्योंकि आपको पता नहीं होता किसका कितना मटेरियल आना है. तो जैसे सपोज पहले दिन आया कोई टॉपिक, ठीक है, बॉम्बे हाई कोर्ट का, तो आपको सबसे पहले क्या पता चला कि उसकी जजमेंट पता चली, तो आप वहाँ पे आपने उसके बारे में लिख लिया. उसके बाद में अगले दिन उससे रिलेटेड जो दूसरे आर्टिकल्स हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह हैं, वो सारे आए, आपने फिर वो लिख लिए. उसके बाद से आप धीरे धीरे देखोगे कि फैक्ट से हटके लोग व्यू पॉइंट्स देने लगते हैं अपने. तो क्या प्रोज है, क्या कॉन्स है, उस जज के बारे में क्या कहा जा रहा था, प्रीवियस उनकी जजमेंट्स के बारे में क्या कहा जा रहा था, पॉक्सो एक्ट के बारे में और क्या चीज़ें आ रही थी, क्या दूसरे मतलब ऐसे इशूज़ हैं और ऐसे ये चीज़ें हो चुकी हैं. तो ये सारी चीज़ें आप एक के बाद एक फिर उस पेपर में ही ऐड करते जाइए जहाँ पे आपने फर्स्ट टाइम लिखा है. और इसमें क्या होगा कि आपको एडिशनल शीट्स जो लगानी है तो आप उसमें ऐड करते जा सकते हो, और उसको फिर पिन अप करके आप रख दो अपने पास में. तो आपके पास में हमेशा के लिए एक चीज़ वो तैयार रहेगी. फिर आप प्री दे रहे हो या मेंस दे रहे हो या कभी भी इंटरव्यू के लिए भी प्रिपेयर कर रहे हो, तो उस टाइम पे आप सीधे उस टॉपिक को उठा के सारी चीज़ें एक जगह पे आपके पास में कंपाइल हो जाएंगी, ठीक है. और आज का कोड भी मैंने इसलिए यही उठाया, ऑर्गेनाइजिंग इज व्हाट यू डू बिफोर यू डू समथिंग. Organizing is what you do before you do something, so that when you do it, it is not all mixed up. Okay? आई होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा. तो अपनी चीज़ों को मिक्सअप नहीं करना है, जो पढ़ रहे हो उसको मिक्सअप नहीं करना है, इसलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है. आते हैं आज के एडिटोरियल पे. तो सबसे पहला एडिटोरियल आया है कंसोलिडेट स्पेंड रिवाइव. तो ये एक्चुअली में बजट के ऊपर ही आया है, और इसमें ऑथर ने बताया है कि गवर्नमेंट ने क्या स्टेप्स उठाए हैं और अब कैसे जो बैटन है, यानी कि जो मेन अब इंस्ट्रूमेंट है वो RBI के हाथ में है, ठीक है. तो अब इन्होंने कहा है कि ये जो यूनियन बजट फाइनेंशियल ईयर 2022 का है, इट इज़ अ बजट टू कंसोलिडेट स्पेंड एंड रिवाइव, और उसको CSR बजट कहा है. तो सबसे पहली बात तो इन्होंने वही कही है इस बजट की, कि जो हम अभी 2-3 बार डिस्कस कर चुके हैं. मैं एक बार आपको जल्दी से फिर से रिवाइज करा देती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी थी इस बार बजट में काफ़ी ज़्यादा, और जो ऑफ बैलेंस शीट का इन्होंने काम किया और उससे हटके इन्होंने अपना हेडलाइन डेफिसिट दिखाया, फिस्कल डेफिसिट दिखाया है. तो उसमें वही गवर्नमेंट ने बताया है कि एडिशनल इनका एक्सपेंडिचर 2021 में कितना ज़्यादा रहा है. ये इन्होंने यही किया था कि पहले जो इनके खर्चे हो रहे थे FCI लाइबिलिटीज़ के थ्रू हो रहे थे, और उसके अलावा फर्टिलाइज़र में जा रहे थे, तो गवर्नमेंट ने उन सब चीज़ों को डायरेक्ट अपने अकाउंट में दिखाया है. ओके, तो 4.1 लाख करोड़ का जंप देखा गया है इसमें एक्सपेंडिचर में, ठीक है. कुछ फिगर्स जो आपको इम्पॉर्टेंट लगे आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, जो आपको लगे कि आप उसको याद भी रख सकते हो, फाइन. तो FCI लाइबिलिटीज़ में भी ये 1.2 लाख करोड़ का प्योर अकाउंटिंग शिफ्ट था, जबकि 1.9 लाख करोड़ की जो थी वो नई स्पेंडिंग थी इस साल में, यानी 2020-21 की बात कर रहे हैं. तो 1.9 लाख क्योंकि एडिशनल सब्सिडीज़ वगैरह भी दी गई थी, एडिशनल प्रोक्योरमेंट करके किया गया था, ठीक है ना. और उसी तरीके से फर्टिलाइज़र सब्सिडी में भी एडिशनल 62,000 करोड़ का करीब एक्सपेंडिचर हुआ है.
इसलिए 1.5% का जो इस बार जीडीपी में ये एडिशनल एक्सपेंडिचर हुआ है, इट इज़ द डायरेक्ट फिस्कल इम्पल्स इन फाइनेंशियल ईयर 21। अब इसमें इनका कहना है बजट में कि जो 2022 का है उसमें भी एक्सपेंडिचर काफ़ी ज़्यादा होगा, लेकिन ये चीज़ भी हम बता चुके, लेकिन फिर से देख लेते हैं कि कैपिटल एक्सपेंडिचर इस बार कहा है, यानी कि जो प्रोडक्टिव चीज़ों में जाएगा या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करने में, नई प्रोडक्टिविटी बढ़ाने में, क्योंकि जैसे पीएलआई स्कीम्स वगैरह भी आ चुकी हैं, तो कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरफ हम ज़्यादा जा रहे हैं एज़ कंपेयर टू रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, और पिछले 2 डिकेड्स का जो एवरेज रहा है उससे करीब 4.6 टाइम्स ज़्यादा हमारा इस बार का कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। फाइन। और इसमें जो एक्सपेंडिचर है इसमें वो एलोकेशन को भी काउंट कर रहे हैं जो ऑटोनॉमस बॉडीज़ हैं, उनका कैपिटल एक्सपेंडिचर रहेगा। अब इन्होंने ये बताया है कि ICOR यानी इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो जो है वो 4.5 का रहेगा। तो इसमें ICOR के बारे में देख लेते हैं कि इंक्रीमेंटल कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है। तो बेसिकली ये एक मैट्रिक होता है जिससे आप देखते हो कि कितना मिनिमम या कितना मार्जिनल अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कैपिटल किया जाए, जिससे जो कंट्री है या फिर कोई एंटिटी है वो अगला यूनिट ऑफ प्रोडक्शन जनरेट कर सके। ठीक है, तो बेसिकली ये क्या होता है कि आपका एनुअल इन्वेस्टमेंट कितना जा रहा है। ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला अगर आप देखें तो होता है एनुअल इन्वेस्टमेंट डिवाइडेड बाय द एनुअल जीडीपी ग्रोथ। ठीक है, तो यानी आपको कितना मिनिमम इन्वेस्टमेंट करना है जिससे आपका आउटपुट बढ़े। तो अगर लोअर ICOR होगा, इसका मतलब क्या है कि आपने कम इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा आउटपुट दे दिया, यही हमको चाहिए। तो इसलिए लोअर ICOR, रिमेंबर लोअर ICOR इज़ प्रिफर्ड एंड दिस इंडिकेट्स दैट कंट्रीज प्रोडक्शन इज़ मोर एफिशिएंट, यानी आपने थोड़े से इनपुट में ज़्यादा प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो अब ICOR का अगर 4.5 रहता है तो इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि जीडीपी ग्रोथ कंट्रीब्यूशन जो है वो 0.8% रहेगा ऑन कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी जो हम कैपिटल एक्सपेंडिचर अगर 0.8 करेंगे तो हमें उससे ICOR 4.5 मिलेगा। ओके, और इसके अलावा बजट में एक और चीज़ की इन्होंने तारीफ करी है कि सिग्निफिकेंट डिक्लाइन देखा गया इन एक्स्ट्रा बजटरी रिसोर्सेज ऑफ द गवर्नमेंट एंड PSUs। तो जो एक्स्ट्रा बजटरी चीज़ों में एक्सपेंडिचर हो रहा था, रिसोर्सेज में एक्सपेंडिचर हो रहा था, तो उसमें भी डिक्लाइन देखा गया है। इसके अलावा इन्होंने एक तारीफ करी है ARC और AMC जो सेटअप करने की अनाउंसमेंट हुई है। ARC का एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी और AMC का एसेट मैनेजमेंट कंपनी, और ये काय के लिए सेटअप किए गए हैं टू क्लीन अप NPAs जो नॉट प्रॉफिटेबल एसेट्स रहते हैं बैंकिंग सेक्टर के, उसके लिए इसको सेटअप किया गया है। तो इसमें रहेगा क्या, अप्रोच क्या रहेगी कि ये जो AMC और ARC है, ये जो बड़े स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं, लार्ज स्ट्रेस्ड एसेट्स हैं जिनकी टोटल एस्टिमेटेड वैल्यू करीब 3.5 लाख करोड़ है, इनको ये ले लेंगे, इसको टेक ओवर कर लेंगे, और जो कि अभी करंटली कई सारी बैंक्स में स्प्रेड किया हुआ है। ठीक है, और अगर ये स्ट्रेस्ड एसेट्स को ये हटा देते हैं तो ये वही बैंक्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है कि वो टर्न अराउंड कर सकते हैं, यानी फिर से वहाँ पे इम्प्रूवमेंट देखा जा सकता है। ठीक है, तो अभी एस्टिमेट्स जो दिखाते हैं वो ये है कि बैंक्स करेंटली हैव अ प्रोविजन कवरेज रेशियो PCR ऑफ 85% का प्रोविजन कवरेज रेशियो है, और जो टोटल लॉक्ड अप कैपिटल है वो करीब 5000 करोड़ का होगा। अच्छा, आपको ये PCR के बारे में भी बता दें, प्रोविजन कवरेज रेशियो क्या होता है। देखो, ये सारे जो नए टर्म सीखते हो ना, उसको एक जगह पे आप अपनी है ना इकोनॉमी या इस तरीके की है ना कुछ खुद की ऐसे डिक्शनरी या टर्म्स बना सकते हो ताकि आपको हमेशा के लिए याद रहे। अगर कई बार डायरेक्टली भी UPSC पूछता है तो भी आप लिख सकते हो, जैसे प्रीलिम्स में कई बार इस तरीके के टर्म्स पूछे जाते हैं, और वरना आप मतलब कई बार जब अपने आंसर्स लिखते हो तो उसमें भी यूज़ कर सकते हो। तो PCR क्या होता है, it refers to the prescribed percentage of funds to be set aside by the banks for covering the prospective losses due to bad loans, यानी कि बैड लोन जो भी बैंक के पास में है उसकी वजह से फ्यूचर में जो भी लॉसेस आप फेस कर सकते हो उसके लिए एक प्रिस्क्राइब्ड परसेंटेज ऑफ फंड्स है जो बैंक को अलग से अपने पास में रखना होता है। ठीक है, और ये प्रिस्क्राइब्ड रहता है।
और ये मेजर कैसे किया जाता है? बाय डिवाइडिंग नेट इक्विटी बाय द टोटल एसेट्स। ठीक है, तो नेट इक्विटी में क्या होता है कि आपकी टोटल इक्विटी माइनस द एनपीए, एनपीए को आप माइनस कर देते हो, डिवाइडेड बाय योर टोटल एसेट्स। आपके टोटल एसेट्स कितने हैं, वही माइनस द इनटेंजिबल एसेट्स। ठीक है, तो ये है इसकी डेफिनेशन, आप चाहें तो यहाँ से नोट कर सकते हैं। ठीक है, आगे अब इन्होंने बताया कि जो एएमसी अप्रोच है इससे क्या होगा कि एक तो प्राइस डिस्कवरी, सही प्राइस डिस्कवरी होगी, फिर जो भी डेट है वो एक एंटिटी के पास में कंसोलिडेट हो जाएगा। देखो वही है कि सीएसआर क्यों इन्होंने कहा ये वही है कि एक तरफ कंसोलिडेट हो जाएगा, जिससे फिर फास्टर डिसीजन मेकिंग होगी और जो ब्लॉक्ड फंड्स हैं वो फ्री अप हो जाएंगे और वही रिवाइविंग होगी फिर बैंक्स की, एक ऑपरेशनल टर्न अराउंड होगा एसेट्स का। ठीक है, इसके अलावा बजट ने कहा है कि जो एफडीआई लिमिट है उसको इंश्योरेंस कंपनीज में बढ़ाया जाएगा। अभी कितना है, 49% है, ये 2014 में ही किया था, इसको अब बढ़ा के 74% करेंगे विथ इंडियन मैनेजमेंट कंट्रोल, लेकिन इंडियन मैनेजमेंट का कंट्रोल रहेगा। ठीक है, अभी 2014 में इसको 26 से बढ़ा के 49% किया गया था। तो अब ये माना जा रहा है इसके अलावा कि जो फ्रेश कैपिटल है जो अभी आएगा एफडीआई के थ्रू, इट विल ब्रिंग अ न्यू वेव इन टेक्निकल नो हाउ। जाहिर सी बात है कि एफडीआई आएगा तो उससे नया टेक्निकल नॉलेज, इनोवेशन, नए प्रोडक्ट्स आएंगे विच विल बी टू द एडवांटेज ऑफ कंज्यूमर्स, और उससे फिर इंश्योरेंस पेनिट्रेशन भी जो है वो कंट्री में बढ़ेगा। ठीक है, लेकिन एक चीज़ यहाँ पे और इन्होंने कॉशन लिखा है कि ये भी देखना पड़ेगा कि वो कितना ज़्यादा इंक्लाइंड है यहाँ पे इन्वेस्ट करने के लिए, क्योंकि पहले जब हमने 49% किया था तो उसमें से देखा गया कि केवल 33.8% ही यूज़ अप हुआ है। ठीक है, इसके अलावा गवर्नमेंट ने एक ये चीज़ भी कही है कि डेवलपमेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को सेटअप किया जाएगा, और इसका एम क्या है कि डेट फाइनेंस करना टू ग्रीन फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर। वही हमने बताया बैंक्स के लिए, बैंक्स को रिवाइव करने के लिए ही ये स्टेप भी उठाया गया है। ये चीज़ हमने कल शायद डिस्कस भी करी थी कि बैंक्स अभी तक जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स में देते आए हैं लोन वगैरह, उन्हीं को ही सबसे ज़्यादा घाटा हुआ, इसलिए ये डीएफआई बनाया जा रहा है। और ये ग्रीन फील्ड यानी जो नए प्रोजेक्ट्स रहेंगे। ओके, तो उसमें मतलब जो भी लॉन्ग टर्म सेविंग्स होगी उसको कन्वर्ट किया जा सकेगा इनटू कैपिटल फॉर द इंफ्रा सेक्टर। अब लेकिन ऑथर ने वही बात कही है कि फिस्कल और मॉनेटरी पॉलिसीज़ को एक कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है फॉर मैक्रो इकोनॉमिक मैनेजमेंट। तो अभी गवर्नमेंट ने तो फिस्कल पुश कर दिया है, तो अब आरबीआई के हाथ में कि वो किस तरीके से इसको मैनेज करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे चेंज ऑफ स्ट्रेटेजी में इन्होंने फिर से बजट की वही चीज़ें बताई है जो हम डिस्कस कर चुके हैं इस आर्टिकल में। जैसे कुछ टर्म्स आपने नए देखे, यहाँ पे कुछ भी नया नहीं है, इसलिए वी वोंट बी स्टडिंग इट। कमिंग टू द आइडियाज पेज, द फार्मर्स राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ प्रोविजंस की बात करी है, देख लेते हैं। तो सबसे पहले इन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया ने सिटीजन्स को फंडामेंटल राइट्स दिए, जिसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच। आई होप आपको आर्टिकल 19 याद है, नहीं याद है तो जाके जल्दी से रिवाइज कर लो और कमेंट सेक्शन में बता भी दो। उसके सारे सेक्शन, सब सेक्शंस भी आपको बताने हैं। ठीक है, तो उसमें राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन इंक्लूड है, और असेंबल पीसफुली विदाउट आर्म्स इंक्लूडेड है, एंड यू हैव द राइट टू मूव फ्रीली थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया। लेकिन इन सब पे बस क्या है कि दे आर इम्पोज्ड टू, दे आर सब्जेक्टेड टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस। ठीक है, जो खासकर मतलब इंडिया की सोवरेंटी के इंटरेस्ट में हो, उसकी इंटीग्रिटी या स्टेट की सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर के इंटरेस्ट में हो, तो वहाँ पे ये रिस्ट्रिक्शंस आ जाते हैं। बाकी आपके पास में पीसफुली असेंबल करने का, मूव करने का अधिकार है। और आर्टिकल 21 भी जो है, इट प्रोटेक्ट्स द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी ऑफ ऑल सिटीजन्स। फाइन, और इस आर्टिकल में हो सकता है आपको थोड़ा कम मजा है, बट कीप वॉचिंग, क्योंकि आगे अभी हम लोग दो बहुत अच्छी चीज़ें डिस्कस करेंगे एक्सप्लेन सेक्शन में। फाइन,
और इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बेंच जो है सुप्रीम कोर्ट की, हिम्मत लाल केशा, उसने भी उस टाइम पे कहा था कि स्टेट जो है राइट ऑफ असेंबली नहीं ले सकता है। आप बाय लॉ या किसी तरीके से आप ये नहीं कर सकते हो कि आप प्रोहिबिट कर दो किसी को असेंबल करना पब्लिक प्लेस में या पब्लिक स्ट्रीट में। आप ज़्यादा से ज़्यादा बस रेगुलेशंस बना सकते हो जो कि किसी तरीके से एड करें उसी चीज़ में, इन द राइट ऑफ असेंबली, और जो भी रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन है इन इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर बस आप वही लगा सकते हो। ठीक है, अब आर्टिकल 141 भी इन्होंने बताया, ये आप याद रख सकते हो। आर्टिकल 141 इसमें इन्होंने कहा है कि ऑल अथॉरिटी सिविल और जुडिशल, उनको एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो सुप्रीम कोर्ट को एड करें, यानी कि जो भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है उस लॉ को फॉलो करना ज़रूरी है। लेकिन फिर भी यहाँ पे ऑथर ने कहा है कि सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट्स की अप्रोच ऐसी नहीं है और इस डिक्लेरेशन के एकदम अलग है, क्योंकि वो एक तो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन की नहीं मानी कि मतलब राइट टू असेंबल उनको नहीं दे रहे हैं, फार्मर्स के लिए यहाँ पे बात हो रही है, और साथ में जो सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर था कि उनको असेंबल होने का अधिकार है उसको भी वो डिसोबे कर रहे हैं और दे आर नॉट अलाउइंग फार्मर्स टू असेंबल। वैसे दे आर असेंबल जो भी बॉर्डर्स थे, और उसके बाद में वायलेंस के बाद में थोड़े से स्ट्रिक्ट स्टेप्स उठाए गए, राइट। केटी शाह ने भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कहा था कि जो इंसान की लिबर्टी होती है, जब से मतलब सिविल लिबर्टीज़ की कॉन्शियसनेस लोगों में आई है, दिमाग में आई है, तब से मतलब इस लिबर्टी का एक बैटल ग्राउंड टाइप बना हुआ है ऑटोक्रेट्स के बीच में और जो लोग अपनी लिबर्टी के लिए फाइट करते हैं उनके बीच में। और इसलिए जब थोड़ा सा भी आप अलग ओपिनियन एक्सप्रेस करते हो, ऑटोक्रेट्स के अगेंस्ट एक्सप्रेस करते हो, तो केवल उनके पास में एक ही रास्ता बचता है कि वो या तो इम्प्रिजनमेंट करते हैं या अरेस्ट करते हैं या डिटेन करते हैं ऐसे लोगों को विदाउट चार्ज और ट्रायल। तो बेसिकली यहाँ पे ऑथर ने केटी शाह को इस जगह पे क्यों कोट किया है, क्योंकि 26 जनवरी के बाद में देखा गया कि कुछ अरेस्ट वगैरह और डिटेंशंस किए गए थे, वही जो लोग ने मतलब वहाँ पे वायलेंस वगैरह क्रिएट किया था। ओके, तो फार्मर लीडर्स जो हैं वो करीब 60 डेज से पीसफुल सत्याग्रह कर रहे हैं और अभी तक उन्होंने कोई भी इस तरीके के क्रिमिनल केसेस का रीज़न नहीं दिया था। और मतलब ऑथर ने यहाँ पे एक तरीके से प्रो फार्मर साइड लिया है और ये कहा है कि दिल्ली पुलिस ने तब तो कोई एक्शन नहीं लिया था जब पिछली बार फरवरी में 2020 में जो रूलिंग पार्टी के पॉलिटिकल लीडर्स हैं उन्होंने एक्सट्रीमली प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स दिए थे। ठीक है, तो यहाँ पे बस यही था, इसके आगे इसमें कुछ नहीं था, तो आगे बढ़ते हैं जल्दी से। तो हाँ, एक्सप्लेन सेक्शन में आते हैं सेटबैक इन श्रीलंका, और यहाँ पे बहुत अच्छे से इन्होंने बताया है कि एक्चुअली में अभी इंडिया श्रीलंका का जो 2019 में एग्रीमेंट हुआ था ईस्ट कंटेनर टर्मिनल का कोलंबो पोर्ट में, तो उसमें उन्होंने विड्रॉ कर लिया है। एक्चुअली में क्या हुआ है कि श्रीलंका में जो ट्रेड यूनियंस है उन्होंने काफ़ी स्ट्रॉन्ग अपोजिशन किया है और ये एक तरफा ही इन्होंने अब पुल आउट कर लिया है, जबकि ये ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट था जिसमें इंडिया और जापान दोनों ने भी अग्री किया था फॉर डेवलपिंग ईस्ट कंटेनर टर्मिनल एट द कोलंबो पोर्ट। ठीक है, तो 2019 में क्या हुआ था, ये मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग हुआ था इंडिया और श्रीलंका के बीच में इकोनॉमिक प्रोजेक्ट्स में कोऑपरेट करने के लिए, और उसमें से एक जो प्रोविज़न था यही था कंटेनर टर्मिनल को बनाना। तो हालांकि इंडिया और श्रीलंका के काफ़ी फ्रेंडली टाइज रहे हैं, कल्चरल अफिनिटी रही है, लेकिन जो रिलेशनशिप है वो फिर भी कॉम्प्लेक्स है। वही वहाँ पे सिंहाला बुद्धिस्ट मेजॉरिटी है, ओके, और वहाँ पे हमारे यहाँ के जो तमिल्स हैं वो वहाँ पे माइनॉरिटी में हैं, जिनका कई बार मतलब वही LTT वाला जैसे आर्टिकल हमने डिस्कस किया था, तो वहाँ पे सारी चीज़ें हमने डिस्कस भी की थी कि कैसे पूरा टाइम ये इशू चलता रहता है। ठीक है, तो उनकी जो मेजॉरिटी सिंहाला बुद्धिस्ट पब्लिक ओपिनियन है, इट इज़ लेयर्ड विद द मेमोरी ऑफ इंडियन इंटरवेंशन इन दी एथनिक कन्फ्लिक्ट। तो जो वहाँ पे वही तमिल्स के साथ में उनका एथनिक कन्फ्लिक्ट है उसमें इंडिया का इंटरवेंशन रहा है, ऐसा उनकी मेंटालिटी बन चुकी है। और जबकि चाइनीज़ प्रोजेक्ट वहाँ पे कई सारे बने, लेकिन जो भी इंडिया के प्रोजेक्ट्स बने हैं उनको बहुत ज़्यादा अपोज किया गया इसी वजह से श्रीलंका में। तो अब क्या होता है, सिंहाला बुद्धिस्ट जब दोनों तरीके से ये बस अपना वही फ़ायदा ही देखते हैं। जब ये अपोजिशन में होते हैं तो इस चीज़ को वो अपॉर्चुनिस्टिकली यूज़ करते हैं,
कि हाँ मतलब अगेंस्ट जाना चाहिए इंडिया के और इस तरीके से अपोज करना चाहिए। और जब वो पावर में होते हैं तो उस टाइम पे फिर वो पब्लिक सेंटिमेंट को काउंटर नहीं करना चाहते हैं, और वही कि मतलब फिर उनके ऊपर नहीं तो अटैक होगा कि आप बिग ब्रदर, इंडिया की जो एक इमेज बन गई है आसपास की कंट्रीज़ में, आप उसको सरेंडर कर रहे हो। और इस वजह से इंडिया ने क्या किया था, अब इंडिया भी कम नहीं है, अब ऑब्वियस सी बात है कि हमको भी अपनी भाई चाइना से हमको अपना स्ट्रेटेजिकली भी देखना है, प्रोटेक्ट करना है, और अपना इकोनॉमिकली भी हमको स्ट्रांग होना है। तो इंडिया ने क्या किया, उसने जापान को लेकर आया बीच में, और इसके थ्रू इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स कराए। अब क्यों लेकर आए, देखो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जापान एक्चुअली में क्या है, काफ़ी स्ट्रांग फंडिंग देता रहा है। जब श्रीलंका के ऊपर वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा इश्यूज आ रहे थे और मतलब इनको काफ़ी ज़्यादा अपोज किया जा रहा था, तो भी जापान पूरा टाइम एड कर ही रहा था। तो इसलिए वहाँ पे जापान को फिर भी बहुत माना जाता है। तो इसलिए इंडिया ने कहा कि जापान को तुम आ जाओ और तुम आके हमारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे करवाओ। तो इन्होंने 2 प्रोजेक्ट्स MOU में इनलिस्ट किए थे। एक तो ECT, यही ईस्ट कंटेनर टर्मिनल, और दूसरा था LNG टर्मिनल या फ्लोटिंग स्टोरेज रीगैसिफिकेशन यूनिट। ये हो रहा था केरावाला पितिया या कोलंबो में, और इसमें पाइप्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम था विथ रिटेल आउटलेट्स फॉर CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के लिए, नेचुरल गैस के लिए रिटेल आउटलेट बनाए जाएंगे, और साथ में पाइप्ड गैस डिस्ट्रीब्यूशन का रहेगा इसमें। ठीक है, तो यही माना गया था कि जापान को लेकर आएंगे तो फिर सारी चीज़ें हो जाएगी। और जापान जो है वो बिगेस्ट डोनर रहा था श्रीलंका का थ्रू द इयर्स ऑफ कन्फ्लिक्ट। ओके, और जो वहाँ की पार्लियामेंट है वो जॉफ्री बावा बिल्ट पार्लियामेंट है, और ये भी है ना कन्फ्लिक्ट के टाइम पर ही बनी थी, और इसको भी फंडिंग जापान ने ही करी थी। लेकिन अब वही है, जैसे चाइना का फुटप्रिंट बढ़ा है ना, तो फिर श्रीलंका और जापान के जो पुराने रिलेशन थे उसमें काफ़ी ज़्यादा चेंज आ गया है। और लास्ट ईयर जो अभी की गवर्नमेंट है उसने यूनिलैटरली एक जापानीज़ प्रोजेक्ट को भी कैंसिल कर दिया था। एक कम्यूटर रेल का जो प्रोजेक्ट हो रहा था कोलंबो में, उसको भी इन्होंने यूनिलैटरली, मतलब एक तरफा इन्होंने डिसाइड कर लिया कि हम नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्या है कि ये ECT अग्रीमेंट जो हुआ था, इसमें कई सारे वहाँ के ट्रेड यूनियन, सिविल सोसाइटीज़ जो थे वो बैक कर रहे थे श्रीलंका पोर्ट ट्रेड यूनियंस को। तो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी के जो ट्रेड यूनियंस है वो डिमांड कर रहे थे, और बाकी ट्रेड यूनियंस उनको सपोर्ट कर रहे थे। तो श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी मतलब जो अग्रीमेंट हुआ था उसके अनुसार इनको SLPA श्रीलंका पोर्ट अथॉरिटी को 100% ओनरशिप मिल रही थी, और साथ में जो टर्मिनल ऑपरेशंस कंपनी थी जो कि सारे ये ईस्ट कंटेनर टर्मिनल ऑपरेशंस कंडक्ट करेगी, इसको जॉइंटली ओन किया जाना था, जिसमें से श्रीलंका को 51% स्टेक मिलेगा, और जो जॉइंट वेंचर पार्टनर्स हैं जिसमें इंडिया और जापान इंक्लूडेड थे उनको 49%, यानी केवल ऑपरेशंस में। मैनेजमेंट ओनरशिप पूरा श्रीलंका के पास में ही था। और इसके डेवलपमेंट के लिए जापान फंडिंग करने वाला था, 40 ईयर का लोन देने वाला था एट एन इंटरेस्ट रेट ऑफ 0.1%। तो वही काफ़ी अच्छी फंडिंग इनको मिलने वाली थी, लेकिन इन्होंने मना कर दिया है। और 2020 के इलेक्शंस जब हो रहे थे तो उसी टाइम पे उसके जस्ट थोड़ा पहले पोर्ट वर्कर्स ने स्ट्राइक किया था कि इस अग्रीमेंट को एंड किया जाए, और उसके बाद में ही इन्होंने अपनी प्रोटेस्ट ख़त्म करी थी। और उस टाइम पे हुआ क्या था कि जो अभी प्राइम मिनिस्टर है महिंदा राजपक्सा, उन्होंने अश्योर कर दिया था कि कोई भी इंडियन इन्वॉल्वमेंट इस पोर्ट में नहीं होगा, वो उन्होंने प्रॉमिस कर दिया था, तो अब निभाना पड़ेगा। तो अब इन्होंने कहा है कि ये राजपक्सा ने कहा है कि इसको पूरा ECT टर्मिनल जो है इसको होली ओन्ड कंटेनर टर्मिनल ऑफ श्रीलंका पोर्ट्स अथॉरिटी की तरह ही किया जाएगा डेवलप। और इसके अलावा अब इन्होंने ये प्रपोज किया है, मतलब ये बात वो हो गई है कि आपको ब्लैक जीन्स लेने आए हो, अब ब्लैक जीन्स हम नहीं देना चाहते हमारे पास में, हम लेकिन कुछ पर्टिकुलर कस्टमर को ही देंगे, आप ब्लू ले लो। अब वही है कि इंडिया बोल रहा है हमको ये ब्लू जीन्स नहीं चाहिए भाई, तो अब इन्होंने भी यही बोला है कि आप ईस्ट नहीं दे रहे हैं, आप वेस्ट कंटेनर टर्मिनल बना लो कोलंबो पोर्ट पे, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में बना लो, वही इंडिया और जापान ही रहेंगे इसमें। और एक तरीके से मतलब वही कंपनसेशन देने की कोशिश कर रहे हैं फॉर टेकिंग अवे द ECT। अच्छा, यहाँ पे तो ब्लैक और ब्लू का भी मैटर नहीं है, यहाँ पे एक मेन चीज़ ये है कि वेस्ट टर्मिनल जो है वो अभी तक बना भी नहीं, उसको स्क्रैच से डेवलप करना है। ठीक है,
तो बेसिकली यहाँ पे बात ये कि आप पार्टी वेयर कोई 3 पीस सूट वगैरह लेने गए और वहाँ पे आपको बोला गया है कि अभी ये सब हमारे पास में नहीं है और आपको नहीं, हम किसी और को देंगे, है भी तो, और आप अभी है ना घर पे पहनने वाला नॉर्मल है ना शॉर्ट या वो पजामा लेके चले जाओ, और वो भी रुक जाओ, अभी हमारे पास में कपड़ा है उसको हम आपको सील के दे देंगे, ठीक है। तो अभी इसको स्क्रैच से शुरू करना है। तो इंडिया हैज़ नॉट कमेंटेड ऑन दिस ऑफ़र। जाहिर सी बात है इंडिया को नहीं चाहिए भैया पजामा। तो श्रीलंकन साइड वही कह रहा है कि जो वेस्ट टर्मिनल है वो स्ट्रेटेजिकली कोई अलग नहीं है ईस्ट से, और कमर्शियली तो ये और ज़्यादा अच्छा है। अभी अपनी पूरी वो कर रहे हैं कि बहुत अच्छा प्रिंटेड पजामा है। तो लेकिन एक ऑफिशियल ने वहाँ पे ये भी कहा है कि आप है ना वहाँ पे तो आपको 49% स्टेक केवल मिल रहा था, आपको यहाँ पे 85% स्टेक मिल जाएगा, और अदानी भी आके यहाँ पे अच्छे से इन्वेस्ट कर सकते हैं। और यूनियंस भी जो है, खास बात अब ये कि ट्रेड यूनियंस भी इसके अपोज नहीं कर रहे हैं, उन्होंने भी बोल दिया हाँ हाँ ठीक है आप उनको बुला लो और ये पजामा आप उनको बेच दो, मतलब सॉरी वेस्ट टर्मिनल उनको दे दो, ठीक है। तो अब इंडिया का रिस्पॉन्स ये था कि पहली बात तो कोलंबो को ऐसा यूनिलैटरल डिसीजन लेना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि एक ट्रिपार्टाइट अग्रीमेंट था। जापान का कहना है कि देखो तुम पछताओगे। और ईसीटी डील जो है वो इसलिए इम्पॉर्टेंट थी। अब देखो क्यों इसको 3 पीस सूट हमको चाहिए था, ईसीटी डील क्यों इम्पॉर्टेंट थी, क्योंकि 60 to 70% जो ट्रांसशिपमेंट होता है वो वहाँ पे जितना वहाँ से जाता है वो इंडिया लिंक्ड है, ठीक है। और ये हमारे लिए स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है बाकी किसी भी कोलंबो पोर्ट के कंपैरिजन में, क्योंकि इट इज़ सिचुएटेड नेक्स्ट टू दी CICT प्रोजेक्ट, यानी कोलंबो इंटरनेशनल कंटेनर टर्मिनल, अ जॉइंट वेंचर बिटवीन चाइना। अब चाइना और श्रीलंका का प्रोजेक्ट है ये बेसिकली, ठीक है, चाइना की कंपनी का। तो इंडिया का कहना ये है कि जब मेरा पड़ोसी वहाँ 3 पीस सूट पहन कर आ रहा है, तुम वहाँ पे उसको लाने दे रहे हो, तो तुम मुझे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि मैं पार्टी में तुम्हारा प्रिंटेड पजामा पहन के जाऊँ। तो इंडिया ने वही ऑफ़र किया, इंडिया को पहले भी ऑफ़र किया गया था वेस्ट कंटेनर टर्मिनल, लेकिन इंडिया ने रिफ्यूज़ कर दिया था। और ECT, अब एक और चीज़ है, ECT ऑलरेडी ऑपरेशनल है, जबकि WCT जो है उसको स्क्रैच से बिल्ड करना पड़ेगा, ठीक है। अब आते हैं चौरी चौरा, एक और इम्पॉर्टेंट अच्छा आर्टिकल आया है, फ्रीडम स्ट्रगल साइन पोस्ट फ्रॉम 100 years अगो। तो चौरी चौरा सेंटिनरी सेलिब्रेशंस इस साल हो रहे हैं, और इसका नाम बेसिकली 2 गांव से आता है, और अभी एक टाउन है गोरखपुर डिस्ट्रिक्ट में, और ये इसका एक छोटा सा रेलवे स्टेशन था जिसने फाइनली चौरी चौरा को मैप पे रखा था। और इंसिडेंट क्या हुआ था आपने हालांकि हिस्ट्री में पढ़ा होगा, यहाँ पे फिर से कुछ चीज़ें रिवाइज भी कर लेते हैं और कुछ एडिशनल चीज़ें भी देख लेते हैं। तो February 4 को ही, February 4 1922 में एक लार्ज क्राउड गैदर हुआ था पीजेंट्स का, जिन्होंने पुलिस स्टेशन जो है चौरी चौरा का, वहाँ पे उस पुलिस स्टेशन में आग लगा दी थी और 22 पुलिसमैन मारे गए थे। तो अब इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड अब हम देखेंगे कि हुआ क्या था। तो 1 अगस्त 1920 को, याद रखना 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने लॉन्च किया था नॉन कोऑपरेशन यानी कि असहयोग आंदोलन अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और जिसमें उन्होंने यही सब किया था कि फॉरेन गुड्स को बॉयकॉट किया जाए, नॉन कोऑपरेशन, राइट। मशीन मेड क्लॉथ हो गया, लीगल, एजुकेशनल और एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस हैं उसको बॉयकॉट किया जाए, और जो भी रूल कर रहा है उनको हम किसी तरीके से असिस्ट नहीं करेंगे। तो अगले साल काफ़ी सारा मूवमेंट, इसमें मोमेंटम और ज़्यादा बढ़ गया, कई सारे वॉलंटियर्स एक्टिव हो गए। 1921-22 के विंटर में जो वॉलंटियर्स थे कांग्रेस और खिलाफत मूवमेंट के, उनको ऑर्गेनाइज किया गया था नेशनल वॉलंटियर कॉर्प्स में, ठीक है। ये वॉलंटियर कॉर्प्स में इनको ऑर्गेनाइज किया गया क्योंकि ज़्यादा लोग जब बढ़ गए तो। और मिड जनवरी 1922 में एक मीटिंग हुई, और ये मीटिंग एड्रेस की गई थी बाय फंक्शनरी ऑफ गोरखपुर कांग्रेस एंड खिलाफत कमिटी, और वहाँ पे पीजेंट ऑफिसर्स को अपॉइंट किया गया था, जो भी नॉन कोऑपरेशन के प्लेजेस हैं उनको फिल करने के लिए। और मतलब बेसिकली इनको कॉप्स जो थे उन्हीं में से ऑफिसर्स वगैरह बना के फिर उनको कहा गया कि जो फॉरेन आइटम्स बेचने वाली शॉप्स हैं वहाँ पे आप पिकेटिंग करो, ठीक है।
फिर जो February 4 का इंसिडेंट हुआ था चौरी चौरा का, उसके कुछ दिन पहले ही पुलिस जो है उसने क्रैकडाउन किया था ऑन वॉलंटियर्स जो कि यही फॉरेन कपड़े में ट्रेड रोकने की कोशिश कर रहे थे। और एक वहाँ पे भगवान अहीर करके था जो कि डीमोबिलाइज सोल्जर थे ब्रिटिश इंडियन आर्मी के, उनको बहुत ज़्यादा मारा था। तो क्या हुआ अब 4 फरवरी को, तो मतलब थोड़ा सा वही है कि लोगों के अंदर ये आपको यहाँ बताना चाह रहे हैं कि पहले से क्यों थोड़ा एंगर था। तो जब 4 फरवरी को वॉलंटियर्स वहाँ पे टाउन में इकट्ठा हुए थे एक मीटिंग के बाद में और एक प्रोसेशन निकाल रहे थे लोकल पुलिस स्टेशन तक, तो उन्होंने उस टाइम पे जो पास में मुंडेरा बाजार करके था वहाँ पे पिकेटिंग करी। तो क्या हुआ कि पुलिस ने वार्निंग शॉट्स हवा में फायर किए, तो इन्होंने पलट के उनको पत्थर मारे। तो फिर क्या हुआ कि पुलिस ने क्राउड में फायरिंग शुरू कर दी जिससे 3 लोग मर गए और दूसरे लोग भी इंजर हो गए। तो ये जो वही गुस्सा भरा हुआ था वो एकदम से इनका फट पड़ा, ये भी एकदम से टूट पड़े पुलिस के ऊपर। और पुलिसमैन जैसे ही भागे थाने के अंदर, इन्होंने पूरा केरोसिन उस बिल्डिंग पे छिड़का और आग लगा दी। ठीक है, तो जो पुलिसमैन वहाँ से भागने की कोशिश किए, दे वर कॉट एंड बैटर्ड टू डेथ, उनको बहुत बुरी तरीके से मारा गया। और कुछ बस ये था कि भाग पाए जब उन्होंने अपनी जो रेड टर्बन वगैरह है उसको फेंक दिया था, तो वो करके वो किसी तरीके से वहाँ से भाग पाए थे। और काफ़ी सारी पुलिस प्रॉपर्टी, वेपन्स और सारी चीज़ें डिस्ट्रॉय हो गई थी। और जो वॉलंटियर्स हैं उन्होंने मतलब उस चीज़ को देखा कि जिस तरीके से थाना अबॉलिश किया गया, इट वाज सीन एज अ साइन ऑफ अराइवल ऑफ गांधी राज। तो गांधी राज इन्होंने एक वो चीज़ समझ ली। तो हालांकि अब ब्रिटिश राज ने तो उस चीज़ को पूरा रिप्रेस कर दिया और सेशंस कोर्ट ने एकदम से कई सारे लोगों को 225 में से 172 को अक्यूज़ कर दिया। फाइनली 19 लोग ऐसे जो कन्विक्टेड थे उनको फांसी के लिए भेज भी दिया गया। ठीक है, तो गांधी जी जो थे वो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा वही डिस्टर्ब हो गए थे और उनको मतलब ये क्राइम लगा था पुलिसमैन को जो मारा गया था। और जो वॉलंटियर ग्रुप्स थे आसपास के गांव के, उनको डिसबैंड कर दिया गया और एक चौरी चौरा सपोर्ट फंड सेटअप कर दिया गया, वो वही सिंपैथी दिखाने के लिए और प्रायश्चित अपना अटोनमेंट सीख करने के लिए। तो इस वजह से गांधी जी ने डिसाइड किया कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को रोक दिया जाए। और एज विच ही सॉ एज हैविंग बीन टेंटेड बाय, वही वायलेंस होने की वजह से उसके ऊपर एक धब्बा लग चुका था और इसलिए उन्होंने कांग्रेस वर्किंग कमेटी को अपने अनुसार वो बेंड करवाया और 12 फरवरी को फाइनली सत्याग्रह को सस्पेंड किया गया। अब देखो ये चौरी चौरा वाला इंसिडेंट और वायलेंस वाला इंसिडेंट आया है ना, तो अब इसको आपको ये भी आ सकता है कि अब आप इस चीज़ को लिंक करो रिपब्लिक डे वायलेंस से, क्योंकि लगभग सब आसपास पड़े हैं और इस साल से अब वही सेंटेनरी सेलिब्रेशन शुरू हो रहे हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन आता है कि आपको करंट और स्टैटिक को किस तरीके से जोड़ना होता है, तो आपको इन्हीं आर्टिकल से सीखने को मिलता है। तो 1936 में जो पहली बार जवाहरलाल नेहरू की जो ऑटोबायोग्राफी है, एन ऑटोबायोग्राफी नाम है, वो उस टाइम पे फर्स्ट वर्जन उसका पब्लिश हुआ था। तो उसमें उन्होंने यही लिखा था कि किस तरीके से वो और दूसरे लीडर्स जो थे नेशनल मूवमेंट के, वो उस टाइम पे प्रिजन में थे और उन्होंने उस टाइम पे मतलब वो हैरान हो गए थे कि किस तरीके से गांधी जी ने ये अग्रेसिव वायलेंस होने की वजह से स्ट्रगल के बीच में स्ट्रगल को पूरी तरीके से सस्पेंड कर दिया था। और मतलब जब ये लगने लगा था कि हम इतना ज़्यादा सिविल रेजिस्टेंस करके काबू कर लेंगे ब्रिटिशर्स को, तो उस टाइम पे ही गांधी जी ने इसको सप्रेस कर दिया था। और यही चीज़ थी कि उन लोग काफ़ी ज़्यादा एंग्री हो गए थे, उन लोग भी बहुत डिसअपॉइंट हो गए थे अंदर जेल में। और दूसरे लीडर्स भी जो थे मोतीलाल नेहरू, CR दास और सुभाष बोस भी, उन्होंने भी मतलब अपना वही बिविल्डरमेंट बताया था कि गांधी जी के इस डिसीजन पे। लेकिन गांधी जी ने उस टाइम पे इस चीज़ को जस्टिफाई किया कि वही उनको बहुत अटूट विश्वास था नॉन वायलेंस में। तो उन्होंने यही कहा, ये मतलब सुमित सरकार जो मॉडर्न इंडिया की किताब है वहाँ से ये सेंटेंस लिया गया है। उन्होंने कहा था कि आई वुड सफ़र एवरी ह्यूमिलिएशन, एवरी टॉर्चर, एब्सोल्यूट ऑस्ट्रासिज्म एंड डेथ इटसेल्फ टू प्रिवेंट द मूवमेंट फ्रॉम बिकमिंग वायलेंट। यानी मैं हर तरीके की तकलीफ झेल लूँगा लेकिन एक तरीके से इस मूवमेंट को वायलेंट नहीं होने दूंगा।
ठीक है। तो जो हिस्टोरियंस हैं जैसे बिपिन चंद्रा हो गए, उनकी भी आप किताब पढ़ते ही हैं, उन्होंने आर्ग्यू की इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू किया है कि जो गांधी जी की स्ट्रैटेजी थी नॉन वायलेंस की, वो इस बेसिस पे थी कि अगर रिप्रेसिव फोर्स यूज़ किया गया अगेंस्ट नॉन वायलेंट प्रोटेस्टर्स, अभी वही है कि जैसे नॉन वायलेंस है, तो अगर इसमें भी अगर ब्रिटिश राज जो है वो रिप्रेसिव फोर्स यूज़ करता है तो इससे उनका वीक हेजिमोनिक सेमी हेजिमोनिक कैरेक्टर जो है वो सामने आ जाएगा। लेकिन अगर हम ही वायलेंट हो गए तो फिर वो पर्पस ख़त्म हो जाएगा, और इसलिए उन्होंने चौरी चौरा जैसे इंसिडेंट को ये कहा था कि अगर इस तरीके के इंसिडेंट्स होंगे तो दिस वुड डिफीट द स्ट्रैटेजी। तो ये जो नॉन कन्फ्रंटेशन वाला फेज था, ये एक तरीके से इससे मतलब एक स्ट्रैटेजी ही थी इनकी, ठीक है। तो यही जो डिसइल्यूजनमेंट हुआ था बाद में, जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया था, तो कई सारे यंग इंडियन नेशनलिस्ट जो थे वो वही थे कि इस कंक्लूजन पे आ गए थे कि इंडिया अब कभी भी कॉलोनियल युग को वापस नहीं कर पाएगा, और मतलब कॉलोनियलिज्म है उसको ख़त्म नहीं कर पाएगा नॉन वायलेंस से। और यही जो इम्पेशेंट पेट्रियट्स थे, यंग लोग थे, उसी में से इंडिया के कुछ बिलव्ड रेवोल्यूशनरीज भी निकल के आए थे, जैसे जोगेश चटर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल, सचिन सान्याल, अशफाकुल्ला खान, जतिन दास, भगत सिंह, भगवती चरण वोरा, मास्टरदा सूर्य सेन और कई सारे दूसरे लोग। ओके, सो आई होप आपको ये आर्टिकल्स अच्छे लगे होंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर अच्छे लगे तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू फ्रेंड्स।